Hi everyone and welcome to the video for CA Final Strategy for SFM. So basically my certified copies are not currently available and I have a friend of mine who has scored way more than me in the exam. And his certified copies are basically available. So I have invited him over here to share his strategy with you for FR as well as SFM. So in the next part of the video, you will see a detailed discussion along with certified copies, and the copy is also available in the description box. You can download it and use it for your reference. So I hope you find the video useful and let's get started. Hi everyone and welcome to the lecture for CA Final Strategy for SFM. आज भी just like FR we have Prem with us and he had scored 77 out of 100 in SFM. So I've invited him again to share his strategy. Hi Prem, welcome to the channel. Hi Vaishnavi, thank you for inviting me. So let's start. What do you think कि हमने कौन सा मटेरियल रेफर करना चाहिए? आई थिंक हमें आईसीए का स्टडी मटेरियल रेफर करना चाहिए और जो करंट और लास्ट एक अटेम्प्ट का एमटीपी आरटीपी आपने सॉल्व करना चाहिए। मैंने कैसे किया था कि मैंने 1-1.5 साल पहले क्लासेस खत्म कर लिए थे एसएफएम के। तो मेरे पास एसएफएम के कॉन्सेप्ट नोट्स थे और मैंने फैकल्टी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे अपने बुक में। तो मैंने पहले जैसे कि एक चैप्टर लेता था तब फैकल्टी के नोट्स में से कॉन्सेप्ट पढ़ लेता था। फिर उसके बाद में जो मॉडल के क्वेश्चन है वो सब मैंने फैकल्टी के नोट्स में मार्क कर लिए थे। जैसे कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें सब आईसीआई के क्वेश्चन मार्क कर लिए और मैंने बस उतने ही सॉल्व किए थे। और पास्ट एमटीपी और आरटीपी बस इतना ही सॉल्व किया था। सो बेसिकली कंसेप्ट के लिए फैकल्टी नोट्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करने में सिर्फ उतने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए जो मॉड्यूल में दिए हैं। एक्स्ट्रा के क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ज्यादा टाइम ही कंज्यूम होगा। ओके, एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जो मई 22 से जो स्टडी मटेरियल आईसीआई ने पब्लिश करके रखा है उसमें उन्होंने ऑलरेडी पास्ट आरटीपी एंड एमटीपी इनकॉर्पोरेट करके रखे हैं। सो व्हाइल यू गाइस आर स्टडिंग, आप लोगों को उसके बाद के आरटीपी एमटीपीज ही ज्यादा रेलेवेंट रहेंगे, पुराने वाले ऑलरेडी मॉड्यूल में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि कौन सा चैप्टर मैंने पहले पढ़ना चाहिए, किस सीक्वेंस में मैंने चैप्टर्स को अलाइन करना चाहिए सो दैट मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को अच्छे से फोकस कर पाऊँ। यस प्रेम। हाँ, तो उसके लिए हमने सेक्शंस बनाए हैं पूरे एसएफएम में जितने भी हमारे चैप्टर्स है। पहले सेक्शन हमने बनाया वो थ्योरी का, जो कि मुझे मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है 20 मार्क्स का। उसमें से भी 5 चैप्टर्स थ्योरी चैप्टर्स है और उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स 4 है। पहले है स्टार्टअप फाइनेंस, सिक्योरिटाइजेशन, रिस्क मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन, ये मेन है। उसके बाद में सिक्योरिटी एनालिसिस, अगर आपके पास टाइम हो तो आप सिक्योरिटी एनालिसिस भी कर लेना। अभी इसमें थ्योरी बाकी चैप्टर्स का भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है आईसीआई, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतना वर्थ है क्योंकि बाकी चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है और उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है। और वो आप भी अगर आपने सभी क्वेश्चन कर भी लिए तो भी आप कौन सा क्वेश्चन आएगा ये बता नहीं सकते। तो सिर्फ मेरे हिसाब से ये 4 चैप्टर का ही थ्योरी कर लेना और जो रिस्क मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एनालिसिस में जो क्वेश्चंस है, दो दो क्वेश्चन ही हो गया ऐसे मटेरियल में, वो कर लेना क्योंकि वो भी 4 मार्क्स के लिए डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे जो पीपी मार्किंग आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। रिस्क मैनेजमेंट में देयर आर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सिक्योरिटी एनालिसिस में भी देयर आर 2 क्वेश्चंस। दिस इंक्लूड्स चैप्टर के बीच में का इलस्ट्रेशंस एज वेल एज टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस। सो अगर आप कर रहे हो एक चैप्टर, उसको अच्छे से आपको टिक मार्क लगाना है, तो अच्छा है कि आप उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लो। 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ नहीं जाता, तो आपका उस पे अगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी आ गया तो भी आपके मार्क्स सिक्योर है एंड थियरी आई तो भी आपके मार्क्स सिक्योर है। सो बेसिकली यू हैव टू डू एटलीस्ट 4 थियरी चैप्टर्स। फिफ्थ आप छोड़ सकते हो, किया तो इट इज बेटर। एंड एसएफएम में प्रैक्टिकल में कोई बता नहीं सकता कि हमारा आंसर करेक्ट है, हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन थियरी ये एक ही चीज है जिसपे आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल से बाहर आ सकते हो कि यार कुछ तो मार्क्स मिलेंगे। इसलिए थियरी को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। एंड 4 ही चैप्टर्स करने हैं यार, 4 या 5 चैप्टर्स, तो उनको अच्छे से कर लो। आपका 40 मार्क्स का पासिंग तो श्योर हो जाएगा, आप फिर आगे 60 के लिए आराम से टारगेट कर पाओगे। So this was about theory chapters. Now let's move on to practical chapters.
नाउ प्रैक्टिकल चैप्टर्स में मुझे जो इजी लगते हैं वो जो दो चैप्टर्स म्यूचुअल फंड्स और मर्जर एंड एक्विजिशंस, ये दो इजी चैप्टर है। फिर जो आते हैं वो सेक्शन 2 फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स है, जैसे कि पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो में पूरे फार्मूलाज है। अगर आप फार्मूलाज एक पेज पे लिख भी लेते हो तो 2 पेजेस में आपके पूरे फार्मूलाज आ जाएंगे, और वही आपको बस एक दो बार देखना है और सीधा क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे ही सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का भी सेम है। तो ये पहले जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है आर द इजी चैप्टर्स है। सिर्फ सेक्शन 2 में आपको ज्यादा फॉर्मूलाज मिलेंगे, म्यूचुअल फंड्स एंड मर्जर एंड एक्विजिशंस इजी है। इसके आप सिर्फ मॉडल के क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेना। ओके। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमने सेक्शंस रखे हैं उसी सीक्वेंस में आप पढ़ाई करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि आपके आपके चैप्टर्स भी हो जाएंगे जो इजी भी रहेंगे, स्कोरिंग भी रहेगी। सो वी वुड एडवाइस यू ऑल कि आप पहले सेक्शन 1 से स्टार्ट करो, फिर 2 3 4 5 इसी सीक्वेंस में पढ़ना। ओके, लेट्स प्रोसीड टू सेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड्स। तो सेक्शन 3 डेरिवेटिव्स है। ये चैप्टर्स कुछ लोगों को बहुत डिफिकल्ट जाता है, पर इफ यू कैन रेफर आईसीएम मॉडल के क्वेश्चन, वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बहुत लिमिटेड क्वेश्चन है। तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट बना दिया है। तो ऐसे मत करना, सिर्फ फैकल्टी क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। देन सिर्फ सेक्शन मॉड्यूल 4 है। क्वेश्चंस करोगे तो चैप्टर आपको इजी लगेगा। हाँ, सेक्शन फैकल्टी 4 है क्वेश्चन से कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। हाँ बराबर। यस। सेक्शन 4 है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये दो चैप्टर्स में मॉडल में आपको क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे। और ऐसा भी हुआ है कुछ अटेम्प्ट्स में कि सीधा बाहर का क्वेश्चन भी आता है जो कि मॉडल में नहीं है, जो कि पास जो ओल्ड सिलेबस में जो मटेरियल था उसमें से पूछा जाता है। तो ये आप रिस्क ले लेना, मैंने भी ले ली थी, क्योंकि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू सॉल्व दैट ओल्ड मटेरियल ऑफ ओल्ड सिलेबस। तो इसके मॉडल के क्वेश्चन करोगे तो भी चले। ओके। सो जस्ट टू समराइज दिस, ये जो दो चैप्टर्स है इसमें 7 + 9 टोटल 16 ही क्वेश्चंस आईसीएआई ने दिए हैं। तो रिस्क इस बात का है कि ये 16 क्वेश्चंस छोड़ के बाहर से क्वेश्चन आ सकता है। बाहर से मतलब कहाँ से आएगा? प्रैक्टिस मैनुअल वगैरह जैसी चीजों से आएगा। सो इधर यू कैन सॉल्व द प्रैक्टिस मैनुअल, बट ये ऑब्वियसली रैशनल डिसीजन नहीं है। आप थोड़ी सी रिस्क ले सकते हो, बाहर का क्वेश्चन आया तो आएगा तो छूट जाएगा, लेकिन ये भी तो चांसेस है कि इन 16 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन आ सकता है। सो है ये चैप्टर्स रिस्की, बट करने तो है। सो इट्स योर कॉल, बट वी वुड एडवाइस कि आप प्रैक्टिस मैनुअल तक वगैरह नहीं जाओ। जस्ट स्टिक टू द मॉड्यूल, स्टिक टू द कंसेप्ट्स। एंड कोई बाहर का क्वेश्चन आ भी गया तो आप बेसिक कंसेप्ट लिख के थोड़े मार्क्स तो ले ही सकते हो। एंड द लास्ट सेक्शन, यस प्रेम। सो सेक्शन 5 मैंने फॉरेक्स रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉरेक्स बहुत डिफिकल्ट जाता है, और इसमें बहुत बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। तो इसमें एक्चुअली दो टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें सिर्फ आपको रेट लेना पड़ता है, बाय रेट कौन सा है, सेलिंग रेट कौन सा है। और एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ बहुत बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मेरा ऐसा एडवाइस है कि अगर आप मतलब फर्स्ट रीडिंग में, सेकंड रीडिंग में सब क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हो, तो भी आपको 1.5 डे में उतना टाइम नहीं मिलेगा वो क्वेश्चन सॉल्व करने को। आपको सिर्फ वो क्वेश्चन देखना है। और मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ क्वेश्चन देख रहे हैं और जो एग्जाम हॉल में आपको करेक्ट भी आ सकता है। तो उसमें जो बेसिक क्वेश्चन है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि बेसिक क्वेश्चन एकदम अच्छा कर लेना, क्योंकि दो क्वेश्चन तो आते हैं उसके फॉरेस्ट के। जो बेसिक क्वेश्चन आपने कर लिया तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ देख के फर्स्ट और सेकंड रीडिंग में कर लो जितने आपको हो सकते हैं। और वो 1.5 डे में सिर्फ आप देख लेना। तो आ भी जाए तो भी आप उसमें से अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो 3-4 मार्क्स तो आप ले ही सकते हो, ऑन द बेस ऑफ कॉन्सेप्ट कि कौन सा सेलिंग रेट लेना है, कौन सा बाइंग रेट लेना है। ओके। सो जस्ट टू समराइज द फॉरेक्स का डिस्कशन, फॉरेक्स बहुत बड़ा चैप्टर है जो सबको इजी नहीं लगता, जिसके दो पार्ट्स हम कर सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट पे आने वाले क्वेश्चंस एंड एडवांस लेवल के क्वेश्चंस। सो जिसको फॉरेक्स में कंफर्ट लगता है वो सारे एडवांस वाले क्वेश्चंस भी 2 3 बार सॉल्व करके एग्जाम में भी लिख लेगा। लेकिन अगर आप वीक हो फॉरेक्स में तो बेसिक्स वाले क्वेश्चंस मत छोड़ना, एग्जाम में उतने मार्क्स तो आपको 100% मिल जाएंगे। प्लस क्या होगा, जब आप 1.5 डे रिवीजन करने को बैठोगे तो बाकी चैप्टर से आपका इतना टाइम कंज्यूम कर लेंगे कि फॉरेक्स को आप रिवाइज कर नहीं सकते।
और 1.5 डे में आप वो नया क्वेश्चन समझ भी नहीं सकते क्योंकि आप इतने प्रेशर में हो। सो एग्जाम में बराबर। क्या होगा, इफ यू आर स्ट्रांग ऑन द बेसिक्स पार्ट, एडवांस क्वेश्चन के बेसिक चीजें सॉल्व करने के आपको 2-3 मार्क्स तो मिल जाएंगे, एंड आप एडवांस क्वेश्चंस के पीछे भाग के बाकी चैप्टर्स के मार्क्स लूज नहीं करोगे। So, if you are comfortable with forex, you can solve everything, you can practice everything, study everything, आपको मार्क्स भी उसी हिसाब से अच्छे मिल जाएंगे। बट if forex is your weak area, आप स्ट्रॉन्ग एरियाज पे फोकस करो, एंड forex के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आप इग्नोर कर सकते हो, पूरा स्किप नहीं करना है, बेसिक को स्टिक रह के जितने मार्क्स ला सकते हो उतने लाने हैं। सो यस, आई थिंक वी कवर्ड द सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स एज वेल, कि कौन से सीक्वेंस में आपने चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए। Now, the next question is, how many revisions should I make? Should I do? Okay, so I think 3 revisions are enough. तो पहले रिवीजन में आपको 10 से 12 दिन लगेंगे क्योंकि थ्योरी भी आपको करना है। फिर नेक्स्ट रिवीजन में आपको 6 से 7 दिन लगते हैं। फिर थर्ड रिवीजन में आप ट्राई करना कि आप 3 दिन दोगे क्योंकि फिर फोर्थ रिवीजन तो आपका सीधा एग्जाम डे के पहले होगा 1.5। तो ऐसे आप 12 डेज, फिर नेक्स्ट डे सेकेंड रिवीजन के लिए 7 डेज, फिर थर्ड रिवीजन के लिए 3 डेज। तो आप इजीली 1.5 डे में 1.5 दिन में पूरा सिलेबस कवर कर सकते ओके, एंड थियोरी भी हर बार रिवाइज करनी है, राइट? थियोरी को स्किप नहीं करना। हैं। Yes, यस। एंड व्हाट डू यू से अबाउट द 1.5 डे स्ट्रेटजी? एज आई से दैट 1.5 डे स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है कि पहले दिन जब एफआर पेपर दे के आप आते हो तब आपको इजी टॉपिक्स करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, आप ये 2 चैप्टर करते हो और आप सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे आपको पूरा दिन जो मेन चैप्टर्स मैंने बताए थे, जो फॉरेक्स छोड़ के जो ऊपर के सारे चैप्टर्स थे, वो आप सबको पूरे सुबह से कवर करने हैं। उसमें आपके पूरा दिन चला जाएगा आई थिंक। फिर शाम को आपको टाइम बचे तो भी आप फॉरेक्स कर लेना। अगर टाइम नहीं बच रहा है तो सुबह एग्जाम के दिन सुबह जल्दी उठ के आप फॉरेक्स कर लेना। और उसके बाद में आपको थ्योरी करना है क्योंकि थ्योरी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो थ्योरी को आपको ज़्यादा टाइम देना है, एटलीस्ट 4 आवर्स, मेरे हिसाब से 4 आवर्स, 4.5 आवर्स तो आपको लगेंगे थ्योरी के लिए। यस, थियोरी को टाइम तो देना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में अगर वो 20 मार्क्स को सिक्योर करना है तो यू शुड हैव रिवाइज थियोरी इन द 1.5 डेज। तब थियोरी को इग्नोर मत करना, नहीं तो 20 मार्क्स फिर से रिस्क पे आ जाएंगे। यस। ओके, एंड 1.5 डे भी हो गया, तो अब एग्जाम में क्या लिखना है, हाउ टू फेस दोज 3 आवर्स? सो माय 3 आवर स्ट्रैटेजी इज बेसिकली, जब आप असाइनमेंट का पेपर देखते हो तो आपको ऐसे लगता है कि ऑलमोस्ट 80 मार्क्स का पेपर तो आपको आ रहा है, बट 20 मार्क्स का पेपर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स निकलता है। मतलब एक आधा क्वेश्चन डायरेक्टली मॉड्यूल से नहीं आता है, बस थोड़ा घुमा के वगैरह पूछा जाता है। तो आपको बस पहले क्वेश्चन आपको जो फिक्स लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है, वो सब क्वेश्चन आपको पिक कर लेने हैं आउट ऑफ द 5। फिर वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और एंड में जो आपको कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत भी, वो आपको क्वेश्चन एंड में करना है। अभी जब आप क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्ट करने के टाइम थ्योरी भी देख लेना कि कौन सा थ्योरी आप अच्छे लिख सकते हो। क्योंकि क्या होता है कि हम 8 मार्क का क्वेश्चन तो थोड़ा गड़बड़ लगा है, पर मुझे थ्योरी आता है तो हम उस क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं, ऐसा हो जाता है। और फिर वो ऊपर के क्वेश्चन 8 मार्क तो चले जाते हैं, और 4 में से आपको सिर्फ 3 मार्क मिल जाते हैं। तो सिर्फ पूरे 12 में से आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिल गए। तो ऐसे मत करना। दोनों का कॉम्बिनेशन लेके किस में ज्यादा मिल रहा है वो क्वेश्चन चूज कर लेना। तो एक्चुअली मैंने भी सिमिलर चीज की थी। आफ्टर रीडिंग एवरी क्वेश्चन आई यूज टू राइट कि अगर 20 मार्क्स का है क्वेश्चन, तो 20 में से मुझे कितने मिलने वाले, 8+4 में से कितने मिलने वाले, ये रेलेवेंट नहीं है। मैं हर क्वेश्चन के सामने लिख के रखती थी कि इन 20 में से मुझे कितने मिलने वाले हैं, और फिर टोटल जिस क्वेश्चन का सबसे ज्यादा होगा वो क्वेश्चन मैं सबसे पहले अटेम्प्ट करूंगी। सो इफ यू यूज दिस स्ट्रेटेजी, आप छोटे छोटे क्वेश्चंस में शायद लूज कर लो, लेकिन एग्रीगेट में आप हमेशा ज्यादा स्कोर करोगे। यस। ओके, एंड we also have his certified copy with us to share with you all। तो पूरा पेपर तो हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, लेकिन एक मेन क्वेश्चन जस्ट आप लोगों को दिखा देती हूँ, so that you'll also get to know। So as I said, the score was 77 out of 100, and let's see question number 5 जो उसने solve किया था। So question number 5 में if I show you, just a minute।
Yeah. So the score is 8 out of 8, 8 out of 8, and 3 out of 4. So the overall score is 19 out of 20. So let's see ki how Prem has scored so well in this question. Yeah, question number 5B. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, पहले उसने प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है. हर क्वेश्चन में एक एक थ्योरी मार्क्स का क्वेश्चन होता है क्योंकि सो यहाँ पे अगर मैं देखूं, जो भी पूछा है उसको एक पॉइंटर बना के स्ट्रेट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, ही हैज जस्ट मेंशन के क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसके बाद वैल्यू आती है, उसके बाद फिर से एक बार मेंशन कर लिया है क्योंकि एग्जामिनर वो एक चीज देख के फटक से आपको मार्क्स दे देगा. देन ही विल नॉट सी कि आपने किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया है, कैसे डिवाइड किया है, वो सब नहीं देखने वाला. आंसर सही है तो मार्क्स भी मिल जाएंगे. फिर द सेकेंड पार्ट, तो हर चीज को इफ यू कैन सी ओवर हियर, जो फाइनल आंसर है उसको अच्छे से अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एग्जामिनर के नजर में सबसे पहले वही चीज आ जाएगी. ऑल्सो एक और चीज अगर आप यहाँ पे देखो, तो ही हैज मेंशन्ड द आंसर ओवर हियर इन नंबर, बट आगे जाके परसेंटेज में भी फिर से एक बार आंसर मेंशन किया है और एग्जामिनर ने फिर परसेंटेज वाले को टिक मार्क लगा दिया है. सो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर नंबर और परसेंटेज दोनों में है, तो जस्ट मेक श्योर कि आप दोनों में उसका आंसर कोट कर रहे हो, सो दैट ऐसा ना हो कि सजेस्टेड में कुछ और लिखा है और आपने भी वही किया है बट डिनोमिनेशन अलग है इसलिए आपके मार्क्स चले जाए. उसके बाद दिस इज, ये क्वेश्चन वैसा ही था तो यहाँ पे परसेंटेज में सारी चीजें दी है. एंड आईसीएसई हैज आल्सो लिबरली गिवन मार्क्स क्योंकि करेक्ट है तो आपके मार्क्स में काट नहीं सकता. उसके बाद द नेक्स्ट पार्ट, नाउ 5C वाज अ थ्योरी क्वेश्चन. तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, इतना सा ही लिखा है बट इट्स जस्ट अ लिटिल मोर देन 1 पेज, लेकिन आईसीएसई हैज गिवन यू मार्क्स. तो इसका कंक्लूजन ये है कि आपको बहुत लेंदी लेंदी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. जो की वर्ड्स है उनको अच्छे से अंडरलाइन किया है. बाय नाउ, पे लेटर, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, बिल्ड द कंपनी, बूटस्ट्रैपिंग का बेसिक मीनिंग क्या है, तो वो चीजें अंडरलाइन करो जिससे कीवर्ड एग्जामिनर के मन में फिट हो जाए और उसको समझ में आ जाए कि यस इसको कंसेप्ट पता है, ही कैन राइट वेल. फिर आपको बहुत ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट करके आंसर लिखने की जरूरत नहीं है. मेन वर्ड्स है, अंडरलाइन किया है, कंसाइज भी है, तो भी यू विल गेट मार्क्स. एंड पॉइंट में लिखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी स्पेसिंग मेंटेन करके. सो यस, यहाँ पे ही हैज स्कोर्ड 3 आउट ऑफ 4. एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वाज अगेन कंप्यूटेशन बेस्ड पार्ट, जहाँ पे अच्छे से स्पेसिंग मेंटेन करके एक एक चीज के अंडरलाइन करके वैल्यूज डिराइव किए गए हैं. तो ही हैज स्कोर्ड फुल मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया 8 आउट ऑफ 8. सो टोटल 20 मार्क्स में से 19 मार्क्स इसी क्वेश्चन में मिल गए. सो दिस वाज जस्ट अ क्वेश्चन फॉर योर रेफरेंस. इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस हाथ से करोगे, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू राइट आंसर्स इन सिमिलर वे इन द एग्जाम. सो यस, थैंक यू सो मच प्रेम. एंड आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत यूजफुल लगा हो. प्लीज मेक श्योर कि आप ये स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हो. 40 स्कोर करना तो बहुत ही इजी हो जाएगा एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू स्कोर 60 and 60+ with the help of the strategy. So thanks again, Prem. Thank you, Vaishnavi. Okay. Thank you, everyone. The link of this suggested answer you will find in the description box. You can download it and use it for your reference. Thank you so much and bye bye.